स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज की। बिफोर दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अलग-अलग हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ी हैं जो लाइफ ओरिजिनेशन को, अर्थ के ओरिजिनेशन को और इस पर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को क्या करती हैं, दिखाती हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है थ्योरी ऑफ ओरिजिन, या फिर हम उसको कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो देयर आर सेवरल थ्योरीज गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिफरेंट टाइम एरा जो ये प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि किसी भी क्रिएचर का जो इवोल्यूशन रहा है उस पे कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हर फंक्शन के लिए एक फैक्टर जो है कह सकते हैं हम लोग, एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि उस प्रोसेस को इंक्रीज करता है या डिक्रीज कर सकता है या उसको प्रमोट करने का काम करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देयर आर सेवरल फैक्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की किसी भी, आपने देखा है कि लाइफ फॉर्मेशन के बाद किसी भी लाइफ का जो ओरिजिनेशन जब हुआ तो उस ओरिजिनेशन के बाद उसमें डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हुए होंगे और डेवलपमेंट के बाद मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के बाद ही सिंपलर फॉर्म ऑफ लिविंग से जो है कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर कुछ थियरीज हम लोग डिस्कस करेंगे जो थियरी सपोर्ट करती हैं और ये बताती हैं कि क्या वो फैक्टर्स रहे होंगे, क्या चीजें वो रही होंगी जिनकी वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। सो बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट थियरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स इन डिफरेंट टाइम एरा। तो हम लोग एक एक करके उनके बारे में बातें करेंगे। पहली जो थियरी है वो लैमार्किज्म, जिसको हम लोग लैमार्क थियरी भी कहते हैं, और दूसरी थियरी जो है डार्विनिज्म, जिसको डार्विन्स थियरी भी कहा जाता है, या इसको कहते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद जो थर्ड थियरी है, थर्ड वन, तीसरी जो आपकी थियरी है वो है डी ब्रीज थियरी। डी ब्रीज theory, and it is the most important theory जिसको हम लोग म्यूटेशन थियरी के भी नाम से जानते हैं। तो ये 3 डिफरेंट थियरीज हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के क्या फैक्टर्स रहे होंगे, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो इवोल्यूशन में क्या करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, या उनकी वजह से किसी भी लिविंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली ये जो थियरी है वो 1809 के करीब में दी गई थी। साइंटिस्ट जो थे जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क जो कि एक फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट कहे जाते थे अपने समय पर, इन्होंने सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब कि किसी भी लिविंग क्रिएचर का जो इवोल्यूशन रहा है, कोई भी फैक्टर जो रहा है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल रहा है किसी लिविंग के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए, या फिर उसके जो कैरेक्टर्स टाइम टू टाइम चेंज होते गए हैं उसके लिए। तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, उनका जो है पूरा नाम था, इनके थ्रू एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजी। फिलॉसफी जूलॉजी जो बुक इनके थ्रू लिखी गई थी उनमें ये बातें डिस्कस की गई थी और ये बताने की कोशिश की गई थी कि क्या-क्या। तो सबसे पहले हम लोग लैमार्किज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी थ्योरी क्या है, किसने उनको सपोर्ट किया और क्या-क्या बातें उन्होंने बताई। सो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियोस कैसे बने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लैमार्क थ्योरी जो कि सन 1800 में दी गई थी, अप्रॉक्स 1808 के करीब में ये थ्योरी दी गई थी, जिसको लैमार्क थ्योरी या लैमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं।
इस थ्योरी में कुछ सेवरल पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किसी भी लिविंग का फॉर्मेशन होने के बाद उसमें क्या हुए हैं, ग्रोथ हुए हैं, उसमें चेंजेस हुए हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए, कुछ बातें बताई, जिसमें पहला उनका जो पॉइंट था टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीजिंग साइज। ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिनोट करता है, इन्होंने बोला कि कोई भी लिविंग होता है, सबसे पहली चीज जब भी हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोगों ने ये देखा है कि जो यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है वो इंक्रीज करके मल्टीसेल्युलर में कन्वर्ट हुए हैं, और मल्टीसेल्युलर जो है वो मल्टीसेल्युलर होने के बाद आप देखते हो कि टिश्यूज फॉर्म करते हैं, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के थ्रू एक डेवलप बॉडी का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट पॉइंट इनका है वो ये कहता है कि सभी तरह के जो लिविंग्स होते हैं उनमें इंक्रीज करने की टेंडेंसी होती है, और इस टेंडेंसी के वजह से भी कहीं न कहीं जो लिविंग्स हैं वो इवोल्यूट होते चले गए, क्योंकि आप डेवलपमेंटल फॉर्म ही देखते हो। अब ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि बॉडी में सेल्स बढ़ रही है तभी आप ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ का मतलब ये है कि बॉडी के अगर सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स बनते जा रहे हैं, डेवलपमेंटल फॉर्म अगर बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं, जैसे आप प्रोटोजोआ से पोलीफेरा में जाओगे, पोलीफेरा से सिलेंट्रेटा में जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम मिलेगा। आप कभी-कभी देखते हैं कि किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो ये जो अलग-अलग टाइप के सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको भी इंक्रीजिंग कैपेसिटी कहा जाता है। सो वी आर नॉट only talking about the growth of the body, this is not only physical, ये मेंटली हो सकता है या फिर इंटरनली बॉडी में क्या ग्रोथ हो रहे हैं, उसका ब्रेन कितना ग्रोथ कर रहा है, और कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि उसके अंदर डेवलपमेंटल फॉर्म में है और ग्रोथ करके उसके टोटल हम कह सकते हैं कि उनके, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिसेल्युलर है वो मल्टीसेल्युलर हुआ, तो ये भी तो एक डेवलपमेंटल फॉर्म है, ये भी ग्रोथ कर रहा है। मल्टीसेल्युलर से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। जब हम ऑर्गन सिस्टम में आते हैं तो आप पढ़ते हो देयर आर सम क्रिएचर्स व्हिच डू नॉट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम इनसाइड देयर बॉडी। जैसे कि आप कह सकते हैं किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी में नहीं है, किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता, किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको उसमें अलग-अलग फाइलम के जब कैरेक्टर्स लिखवाए जाते हैं, तो आप पढ़ते हो कि पर्टिकुलर प्रोटोजोआ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो कॉर्डेटा तक जब हम लोग पहुंचते हैं, तो प्रोटोजोआ से तो कॉर्डेटा तक में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिस्टम्स क्या हो गए, इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अबाउट द पॉइंट इंक्रीज टेंडेंसी या फिर टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। तो किसी भी लिविंग के अंदर जो है इंक्रीज करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, ये जो है वो फर्स्ट पॉइंट कहता है, जिसका एग्जांपल अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, चाहे आप प्लांट की बात करो या फिर एनिमल की बात करो। अगर हम लोग इसी बात को अगर हम लोग प्लांट पे अप्लाई करते हैं तो प्लांट में हम लोग क्या देखते हैं, आप जब पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है थैलोफाइटा। सो थैलोफाइट्स सबसे लो लेवल के प्लांट्स होते हैं व्हिच डू नॉट हैव रूट, स्टीम एंड लीफ। उसके बाद आप पढ़ते हो ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, और उसके बाद आप पढ़ते हो जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आप पढ़ते हो एंजियोस्पर्म। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे डेवलप फॉर्म कौन है, अगर आप थैलोफाइट से आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पहली चीज कभी-कभी क्या होता है, जो थैलोफाइट्स होते हैं और ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें स्टीलर सिस्टम नहीं होता, मींस उसमें जाइलम फ्लोएम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो इंक्रीज करते हैं उनमें भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टिश्यू फॉर्म इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग उनके बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि लास्ट में इस थैलोफाइट से जब हम एंजियोस्पर्म में आते हैं तो हम देखते हैं ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं जो कि सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आप थैलोफाइटा जब देखोगे तो इनमें ना तो सीड बनते हैं, ना तो फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है, ना ही फ्रूट्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लिविंग में टाइम के साथ इंक्रीज करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, और दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ इवोल्यूशन या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बोला कि दूसरा जो रीजन रहा है वो क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन अ लिविंग। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि बहुत ध्यान से समझिए सारे पॉइंट्स को, प्रूफ करने वाली बात है कि दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि
डायरेक्ट इफेक्ट होता है एनवायरमेंट का। कोई भी लिविंग बॉडी होती है दे आर अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। अगर हमारी बॉडी है तो जब एनवायरमेंट चेंज होता है तो हमारी बॉडी उससे डायरेक्ट अफेक्टेड होती है। जब भी मौसम चेंज होता है तो उसमें जो भी बदलाव होते हैं उस बदलाव की वजह से, या फिर आप ध्यान दो कि कोई भी लिविंग जिस प्लेस पर रहता है वहाँ का जो एनवायरमेंट, जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करेंगे जहाँ पर छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है, आप अफ्रीकन कंट्रीज की बात करिए, वहाँ पर क्या होते हैं, जो स्किन होती है उन लोगों की ज़्यादा ब्लैक होती है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। और जो ऐसी कंट्रीज हैं, जो अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, दूसरे जगहों की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है, स्किन में आपको स्किन कलर में डिफरेंस मिलता है। वहाँ लोग ब्लैक होते हैं, यहाँ लोग जो है वो व्हाइट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोरे होते हैं, वहाँ लोग काले होते हैं। अगर आप जानवरों की बात करो, एनिमल्स की बात करो, तो जो जानवर जो है, जो एनिमल्स ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके हेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, या डॉग्स हो लो आप, या फिर कोई दूसरे क्रिएचर्स ले लो, उसमें क्या होता है, उनके हेयर्स ज़्यादा बड़े होते हैं, स्किन ज़्यादा मोटी होती है, स्किन में फैट ज़्यादा पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एनवायरमेंट वहाँ का ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी एनिमल के ऊपर एनवायरमेंट का क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसके नेचर चेंज हो जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। और ये भी कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। थर्ड पॉइंट था वो, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कहा गया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसलिए इस थ्योरी को यूज एंड डिसयूज ऑर्गन थ्योरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो लैमार्क है, लैमार्किज्म को यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है। डिसयूज थ्योरी ऑफ ऑर्गन्स। ओके, तो इसमें क्या कहा गया, ये कहा गया ये कहा गया कि बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। इन्होंने कहा था कि अगर पर्टिकुलरली हम किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा डेवलप होता है, और उसका कम यूज करते हैं तो वो कम डेवलप होता है। इस वजह से अलग अलग जगहों पर रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं, चाहे उनका जीनस क्यों ना सेम हो, लेकिन जब उनका एनवायरमेंट चेंज होता है तो जब वो अपने ऑर्गन का यूज और डिसयूज, जैसे इन्होंने जिराफ का एग्जांपल लिया था, और जिराफ के एग्जांपल देकर के उन्होंने बताया था कि जो जिराफ से पहले उनके पैर और उनकी जो गर्दन थी, उनके जो नेक और जो फोर लेग से उनके जो लिम्स थे, आगे के जो पैर थे, वो क्या थे, बहुत स्मॉल हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से, क्योंकि ऐसा माना गया कि एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से जो ग्रासेस थी, जो सरफेस पर जो ग्रासेस थी वो खत्म हो गई, जिसको खाने के लिए फिर उनको खाने के लिए डिपेंड होना पड़ा कहाँ पर, पेड़ों के पत्तियों पर। तो वो क्या करते थे कि अपने गर्दन को ऊपर करके और कोशिश करते थे ऊपर चढ़ करके उसको खाने की पर्टिकुलरली। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे उनके एनवायरमेंटल चेंज हुए, उस फैक्टर का इफेक्ट उनके ऊपर आया, उन्होंने अपने ऑर्गन का ज्यादा से ज्यादा यूज किया। तो उन्होंने जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज किया वो ऑर्गन तेजी से क्या कर गया, ग्रोथ कर गया। सो दिस इज हाउ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन जो है वो अफेक्ट करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए और अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू इस पॉइंट को क्या किया गया, प्रूफ किया गया कि ऑर्गन के यूज और डिसयूज के वजह से ऑर्गन्स में पर्टिकुलरली क्या होती है, ग्रोथ होती है। और अगर आप डिसयूज करते हो तो वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ जो इनका पॉइंट था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। Inheritance of acquired characters। ये इनका लास्ट पॉइंट था और लास्ट फैक्टर जिसके थ्रू इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, फर्स्टली हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते क्या हैं। अगर आपने क्लास 12 में इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपको एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में पता होगा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे हमारे मम्मी पापा हैं और उनके मम्मी पापा हैं, यानी हमारे दादाजी, हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो ना तो हमारे मम्मी पापा में होंगे और ना ही उनके मम्मी पापा में होंगे। इसका मतलब है कि कुछ कैरेक्टर्स, सो देयर आर सेवरल कैरेक्टर व्हिच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वी नो दैट ऑल कैरेक्टर्स आर genetically in nature, but there are several characters which is not seen in our parents but basically are dominated inside our body। जो
ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पेरेंट में नहीं दिखते हैं लेकिन हमारे बॉडी में वो डोमिनेटेड होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं तो उसमें उन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो इवोल्यूशन की वजह से, चेंजेस की वजह से और ग्रोथ की वजह से कभी कभी ऐसे इंडिविजुअल्स बन जाते हैं जिनके कैरेक्टर्स बड़े यूनिक होते हैं और वो यूनिक कैरेक्टर आगे चल करके क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं। पर्टिकुलरली हम बात करें कि कोई ग्रुप ऑफ एनिमल है, ऐसा मान लीजिए कि मंकीज रहे होंगे, हमारे एंसेस्टर्स मंकीज हैं और हम ये कहते हैं कि मंकीज से ही हम लोग डेवलप हुए हैं और इसके प्रूफ भी हैं जिसको हम लोग आगे इवोल्यूशन के अगले टॉपिक्स में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो उसमें क्या है कि मान लेते हैं इन्होंने क्या कहा कि ऐसा हुआ होगा कि जो मंकीज है जब उनकी कोई ऐसी जनरेशन आ गई होगी जिनमें पूंछ जो है या उसको बनाने वाली जो बोन्स होती हैं वो रिड्यूस हो गए होंगे, तो अब ये पूंछ का ना होना या उसके बोन्स का रिड्यूस होना ये एक तरह का एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया जो आगे चल करके इनहेरिटेड होता चला गया और आज तक हमारे अंदर वही कैरेक्टर क्या हो रहा है, इनहेरिटेड हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो जो सेवरल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक्वायर्ड होते हैं वो आगे चल करके इनहेरिटेड होते जाते हैं, इसलिए हमें एक नए तरह का लिविंग क्रिएचर मिल जाता है। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो कि इवोल्यूशन के, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बातों को क्या करता है, बताता है। सो एग्जैक्टली ये लैमार्क थ्योरी, लैमार्किज्म में जो है ये सारी बातें कही गई थी। और क्या टेंडेंसी टू इंक्रीज साइज, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लिविंग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स और लास्ट जो उनका पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये चारों फैक्टर्स इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लिविंग क्रिएचर के इवोल्यूशन के लिए। इनमें कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने इनकी बातों को सपोर्ट किया, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इनकी बातों को सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद इनकी थियरी को थोड़ा चेंज किया गया और इन्हीं की थियरी को थोड़ा चेंज करके जब फिर से दिया गया तो उसको न्यू लैमार्किज्म के नाम से जानते हैं हम लोग। और इसके बाद जो सेकेंड थियरी है वो है डार्विन्स थियरी ऑफ, जिसको हम लोग थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, व्हिच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैमार्क थियरी को सपोर्ट किया था और किस तरह से उन्होंने किया था और किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा करके इनकी बातों को सही साबित करने की कोशिश की थी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट।